दोस्तों आज हम टीटीएमएल और जीटीएल इंफ्रा को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि बाजार में लगातार गिरावट हुई है काफ़ी ज़्यादा और इसकी वजह से टीटीएमएल का स्टॉक भी 100 से नीचे आ गया है। लेकिन क्या आने वाले समय में स्टॉक में और गिरावट होगी या फिर स्टॉक अपनी पुरानी हाई को तोड़ के एक नई हाई बनाएगा जो इसने 300 के आसपास बनाई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टीटीएमएल टाटा ग्रुप का एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने लोगों को पिछले दिनों मालामाल किया था, क्योंकि ₹1 का स्टॉक 300 तक चला गया था। ज़बरदस्त रिटर्न दिया था पिछले एक साल में, लेकिन ऊपर से लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो क्या आने वाले समय फिर से तेजी का वातावरण बनेगा, क्योंकि अब क्वार्टर 3 आने वाला है। कैसा रह सकता है क्वार्टर 3 और क्या क्वार्टर 3 के बाद ज़बरदस्त तेजी बन सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस काफ़ी समय से एक ही जगह पे दिखाई दे रही है। क्या आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी या फिर स्टॉक फिर से ₹1 से नीचे चला जाएगा? तो यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रहे जीटीएल इंफ्रा को लेकर, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स में हमें करीब 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 59,900 के स्तर पे आ गया है, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। तो 1 दिसंबर को इसने ऑल टाइम हाई बनाई थी, वहाँ से लगभग 3,500 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है और ऐसे में टीटीएमएल का स्टॉक भी नीचे आया है। अब यहाँ पे टीटीएमएल की बात करें तो 87.60 पर हमने क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 1.46% की गिरावट देखने को मिली है। तो लगातार बाजार में गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। लगभग सभी इंडेक्स के अंदर 2% से ऊपर की तेज़ी है। ऐसे में हमारे बाजार में भी फिर से तेज़ी का वातावरण बन सकता है और ऐसे में टीटीएमएल ऊपर ज़्यादा वो दिखाई दे सकता है। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 68% का हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 27% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर हम इसके 1 मंथ की बात करें तो 12% की गिरावट है और अगर हम सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें तो 4% की गिरावट। कुल मिला के पिछले एक साल से इसने काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी बात है इसका बिजनेस। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये जब पेनी स्टॉक था उस समय इसका बिजनेस था टेलीकॉम का, जो बिजनेस इन्होंने एयरटेल को बेच दिया है। अब कंपनी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है और काफ़ी शानदार क्लाउड बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, जिसमें आप देख सकते हो डाटा सर्विस भी है, वॉइस कॉल सर्विस भी है और जो एसएमएस है या फिर बिजनेस हाउसेज, कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं सेफ और सिक्योर। इस समय जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैकिंग की भी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों एम्स के डिजिटल सारे के सारे सॉफ्टवेयर थे वो सारे हैक किए गए थे। ऐसे में अब चाहते हैं कि कोई भी उनको सेफ स्मार्ट सर्विस मिले और ये सर्विस प्रोवाइड करती है टीटीएमएल, और इसीलिए टीटीएमएल का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इनके बिजनेस लिस्ट में आप देखें तो बड़े बड़े क्लाइंट है। यहाँ पे अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो क्वार्टर 1 में काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिला था। रेवेन्यू इनका 279 करोड़ रुपीज़ का था, जहाँ पे 2.84% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। अगर नेट इनकम की बात करें तो 292 माइनस में था, जहाँ पे 6.65% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो लॉस है वो, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -104% के आसपास था, जहाँ पे 9.23% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो कुल मिला के कंपनी का लॉस कम हो रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी लाइबिलिटीज़ है वो भी लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1509 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 1365 करोड़ के आसपास आ गई और सितंबर 2022 में ये 1295 करोड़ के आसपास आ गई। तो कंपनी की लाइबिलिटीज लगातार कम हो रही है, यानी कंपनी मजबूत हो रही है और वैसे टाटा ग्रुप का साथ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। और इसकी जो जितना भी इनका डेट है कंपनियों का अलग अलग, उन सबको गारंटी भी टाटा ग्रुप ने ली है कि सारा जो डेट है हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको दिखाई देगा प्रमोटर की होल्डिंग, यानी टाटा ग्रुप की होल्डिंग 74.36% की होल्डिंग है, जिसमें टाटा पावर भी शामिल है। एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग मार्च में 1.59% की थी, जून में बढ़ के 2.34% हुई, सितंबर में उनकी होल्डिंग 2.32% हुई। फिलहाल इस दिसंबर की लेटेस्ट हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुके हैं, इनकी होल्डिंग अभी 2.18% की होल्डिंग है। तो एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखा देगी, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी एफआई की होल्डिंग है और किसी पेनी स्टॉक में अगर एफआई की होल्डिंग है तो उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं। अगर डीआई की बात करें तो मार्च में उनकी कोई होल्डिंग नहीं थी, जून में उन्होंने 0.04% की होल्डिंग ली, सितंबर में बढ़ा के 0.05% किया, फिलहाल 0.04% की होल्डिंग है। तो डीआई की भी यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है। इसके अलावा जनरल पब्लिक के पास 23.40% के शेयर है। कुल मिला के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब किसी पेनी स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी होल्डिंग ली है, इसका मतलब वो वाकई में स्टॉक कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 3.14 को बीच का इन्वेस्टमेंट करके 4.44% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने
2.18 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.91 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.29% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.54 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.29% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने यहाँ पे 0.77 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.54 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.47 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.36 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.28 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.29% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.23 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग लिया। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे में आपको बिना डरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला है। और आप अगर इसके परफॉर्मेंस देखें पिछले 10 साल की, तो आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सेल्स 10 ईयर के हिसाब से -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -17% है, 3 ईयर के हिसाब से -5% है। यानी सेल लगातार निगेटिव था, लेकिन अब TTM 2% पॉजिटिव है। तो जो लगातार जो सेल्स गिर रहा था उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको कोई आंकड़ा नहीं दिखाई देगा, 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से -7% है, लेकिन TTM 4% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली और ये इशारा है कि यह स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अब हम चलते हैं GTL की तरफ। GTL इंफ्रा की बात करें 1.25 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो सर्किट लगा, ये समझ सकते स्टॉक तो काफ़ी समय से वहीं पर है। गिरावट के बावजूद भी स्टॉक में आप देखो तो सर्किट लग रहा है, फिर गिरावट हो रही है, लेकिन स्टॉक लगभग एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 43% का निगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि 2.35 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी 18 जनवरी के बाद। उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट हुई। पिछले 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक में कोई भी अपडाउन नहीं है। आज की प्राइस जो है फ्राइडे की वही थी 6 मंथ पहले, यानी 1.25 की प्राइस। इसके अलावा अगर आप देखें 1 मंथ के हिसाब से 3.85% की गिरावट है, 1.30% के आसपास स्टॉक था। और अगर हम सिर्फ 5 दिन की बात करें तो लगभग उसमें अपनी 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर स्टॉक की परफॉर्मेंस एक जैसी है, इसमें कोई आपको अपडाउन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है GTL इंफ्रा से। GTL इंफ्रा ने यहाँ पे अपने शेयर होल्डर के लिए वोटिंग लाइन खोली है, जो आप देख सकते हो कि सैटरडे 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है और ये संडे फरवरी 5 से तक चलेगी। तो आपके पास एक महीना है। अगर आप भी GTL इंफ्रा के शेयर होल्डर, तो आपको वोटिंग का अधिकार है, आपको वोट देना है। तो यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन है जिनको पास करवाना है शेयर होल्डर के माध्यम से। तो मिस्टर विकास अरोरा की अपॉइंटमेंट करनी है एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी। इसके अलावा एक स्पेशल रिजोल्यूशन है जिसमें विकास अरोरा एज ए होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो ये जो अपॉइंटमेंट है, इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। BSNL इंडिया जब 4G सर्विस लॉन्च कर चुकी है, आने वाले समय 45,180 विलेज में कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी 4G की। और जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे GTL इंफ्रा के हर गांव में टावर लगे हुए पहले से, जो ये शेयरिंग टावर के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये जियो को, एयरटेल को और वोडाफोन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे BSNL भी इन गाँवों में GTL इंफ्रा के माध्यम से अपनी BSNL की 4G सर्विस दे सकते हैं। तो कुल मिला के GTL इंफ्रा के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, क्योंकि बहुत समय के बाद जहाँ पे 5G अब लॉन्च हुई है, तो यहाँ पे BSNL की तरफ से 4G सर्विस लॉन्च की गई है और फिलहाल 4G के लिए इनके टावर पूरी तरह से कैपेबल है। तो यहाँ पे BSNL को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तरह से इनका बिजनेस बढ़ने की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ एक देखें तो एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई है। अब टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पे रेलवे की लैंड के ऊपर टावर लगाने की परमिशन मिल चुकी है, यानी एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। अब वहाँ पे वो टावर लगा पाएंगे। तो यहाँ पे GTL इंफ्रा भी आने वाले समय में रेलवेज के ऊपर अपने टावर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कंपनी फिलहाल बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है और रिस्की भी है फिलहाल स्टॉक। लेकिन रिजल्ट के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, Q3 कैसा रहेगा। अगर हम बात करें Q2 की, तो आप देख सकते हो कि Q2 में इनका रेवेन्यू 364 करोड़ का निकल कर आएगा, जहाँ पे 0.27% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन नेट इनकम में कमी थी। 370 करोड़ का नेट इनकम था माइनस में, जहाँ पे 53.52% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -87.13% रहा, जहाँ पे 53% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो अगर इस बार रिजल्ट कुछ उत्साहवर्धक रहा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें आपको बहुत ही छोटा सा निवेश करना चाहिए। एक ये समझ के कि लॉटरी का टिकट है, लग गया तो ठीक है, वरना आपके टिकट के पैसे चले जा सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इसकी लायबिलिटीज़ कुछ कम हो रही है।
मार्च में जहाँ पे 6,447 रुपीज़ के आसपास थी, वो फिलहाल 5,235 रुपीज़ के आसपास आ गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में एफआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम है, 3.33% है। इस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी वीक लग रहा है। प्रमोटर यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग Q2 में 0.12% थी, जो सितंबर में 0.14% हुई है। बात करें डीआई की तो 46.33% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो 46.34 हुई है। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, फिलहाल 50.20% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिस तरह से निवेश किया जा रहा है उससे हमें इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें रिस्क के साथ निवेश करें, लेकिन इस समय अगर देखें दोनों स्टॉक में अगर हम कंपेयर करें तो आपको टीटीएमएल दाव लगाना चाहिए। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है, लेकिन जीटीएल इंफ्रा बहुत ज़्यादा रिस्की है, थोड़ा सा निवेश लिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।